हम लोग अब तक पुर्तगाल और डच के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे कि ये कब आए। तो जैसा हम लोग क्रम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में मिल्डेनहाफ भारत आए। क्योंकि इन लोग कंपनी डालने से पहले ये लोग एक बार जाते थे और मुआयना करते थे कि व्यापार वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसी क्रम में 1599 में जॉन मिल्डेनहाफ भारत आए और उन्होंने यहाँ मुआयना करने के बाद वहाँ पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हमको एक कंपनी डालना चाहिए और भारत में व्यापार करना चाहिए। उसी के क्रम में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो उस समय 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ जो थी वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, और भारत में 1600 ईस्वी में अकबर का शासन था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था या कौन सा शासक शासन कर रहा था। तो मुगल सल्तनत था, मुगल वंश था और मुगल वंश का अकबर जो है भारत पे शासन कर रहा था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया का स्थापना हुआ वो ब्रिटेन में ही हुआ। ईस्ट इंडिया का स्थापना ब्रिटेन में हुआ, परंतु उस समय भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अकबर का शासन था, भारत में अकबर का शासन था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जब 1600 में स्थापना किया गया तो उसमें 24 निदेशक मंडल थे, मतलब 24 मुख्य लोग थे जिनका शेयर लगा हुआ था। उन्हीं शेयरों में महारानी एलिजाबेथ का भी शेयर था। तो महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया कि वो भारत में अगर ब्रिटेन की तरफ से कोई कंपनी व्यापार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया। और उसके बाद 1609 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में इस एकाधिकार को बढ़ा के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि जब तक चाहे कंपनी व्यापार कर सकती है, समय के बाउंडेशन को हटा दिया। और हम लोग पढ़े हैं कि 1813 में जाकर के एकाधिकार में इनके परिवर्तन किया गया। तो जब कंपनी आई उस समय प्रथम गवर्नर जो बने थे वो थे थॉमस स्मिथ। कंपनी का हम लोग याद रखेंगे कि निदेशक मंडल में 24 लोग थे जो कंपनी कैसे चलेगी, कैसे कार्य करेगी, इस पे निर्णय लेते थे। और प्रथम गवर्नर जो हुए कंपनी के थॉमस स्मिथ हुए। और जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय एलिजा प्रथम जो वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, और भारत में अकबर का शासन था जो मुगल वंश का से संबंध है। और राजा जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में 15 वर्ष के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया के कंपनी के स्थापना के बारे में हम लोग समझ चुके। अब समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ। तो भारत में आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हुआ उस समय अकबर 1605 ईस्वी में मर चुका था। उसके बाद जहांगीर का शासन शुरू हो चुका था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन शासन कर रहा था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ तब किसका शासक था। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये अक्सर दिक्कत हो जाता है एग्जाम में। तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पहुंची, परंतु उनके सामने समस्या ये थी कि अपनी एक फैक्ट्री नहीं थी। व्यापार तो करते थे
परंतु वे अपनी कंपनी डालना चाहते थे, एक फैक्ट्री डालना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेड कर सके। तो उसके क्रम में उनको सफलता मिली कि मसूलीपट्टनम में उन्होंने 1611 में प्रथम फैक्ट्री अपनी खोली। मसूलीपट्टनम 1611, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि मसूलीपट्टनम में उनकी पहली जो थी फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में खुली। परंतु इतने से ही अंग्रेज नहीं माने, वो लोग मुगल राजा को खुश करके सूरत वाले इलाके में फैक्ट्री खोलना चाहते थे, क्योंकि उस समय सूरत का महत्व काफ़ी ही बहुत था, व्यापार के दृष्टि से सूरत का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण वहाँ पे इनको अनुमति नहीं मिल पा रही थी। परंतु जब कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने जहांगीर को खुश करने के लिए उसने तुर्की में संवाद किया। जहांगीर को खुश करने के लिए उसने तुर्की में संवाद किया। इससे जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और 400 मनसब दिए। इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और 400 मनसब दिए। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना चाहिए कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली थी, तो कैप्टन हाकिंस को मिली थी। किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था और वही खुश होकर सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली, जो पश्चिम भारत में इनकी पहली फैक्ट्री थी। और उसके अगले क्रम में टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया, क्योंकि सूरत में कंपनी तो ये लोग खोल चुके थे, परंतु व्यापार करने का इनको सीमित इलाके में ही अधिकार था। तो जब टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया राजा जेम्स के राजदूत के रूप में, तो उसने जहांगीर से पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि सूरत में कंपनी खोलने का किसने आदेश लिया जहांगीर से, तो कैप्टन हाकिंस ने। और पूरे भारत में व्यापार की अनुमति किसके द्वारा लिया गया, तो वो टॉमस रो द्वारा। इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पहले कौन आया, तो पहले कैप्टन हाकिंस आया, फिर टॉमस रो आया और दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए। इस चीज़ को हम याद रखेंगे तो काफ़ी इससे फायदा होगा हमें। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुबली में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने में कामयाबी मिल गई। हुगली में इन्होंने उस समय का सूबेदार था वहाँ का शाह सुजा, वहाँ का गवर्नर भी हम कह सकते हैं, उससे इन्होंने निशान नाम का एक पास ले लिया। इस पास में कंडीशन था कि हुगली वाले इलाके में इनको व्यापार टैक्स फ्री करने का अधिकार मिल गया, व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। इसके बदले में इन्हें 3000 रुपये प्रति सालाना शाह सुजा को देने थे। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु आगे चलकर इन्होंने इस पास का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये पास किसी को भी दे देते थे, भारतीयों को दे देते थे, किसी को दे देते थे और उनसे टैक्स ले लेते थे खुद, उसके बदले कम टैक्स, जिससे हुआ कि हुगली वाले इलाके में काफ़ी नुकसान होने लगा, जिसके वजह से 1668 ईस्वी में अंग्रेजों पे मुगल शासक उस समय औरंगजेब था, उसने आक्रमण कर दिया 1668 ईस्वी में, क्योंकि 1658 ईस्वी में औरंगजेब गद्दी पे बैठ चुका था। तो इसमें मुगलों की जीत हो गई और अंत में अंग्रेजों को औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी और हुगली और मसूलीपट्टनम को औरंगजेब ने इनसे छीन लिया। बाद में माफ़ी मांगी, उसके बाद औरंगजेब ने इन्हें वापस किया। अब हम आते हैं बंगाल में कलकत्ता की स्थापना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि किन गांवों को मिला के कलकत्ता की स्थापना हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर 3 गांवों को मिला कर जाप चारनाक ने कलकत्ता की
स्थापना की। 3 गांव को मिला के कलकत्ता की स्थापना हुई, कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर। ये क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी पूछ देता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की। और अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था और उस समय का शासक जो था वो अकबर था। और लेकिन कंपनी का आगमन जब भारत में हुआ तो उस समय जहांगीर शासन कर रहा था। और मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, परंतु इनका मंशा था कि ये सूरत वाले इलाके में फैक्ट्री चाहते थे और वो कामयाबी अंग्रेजों को कैप्टन हाकिंस ने दिलाई जब 1613 ईस्वी में वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर को तुर्की में संवाद द्वारा खुश कर दिया और जहांगीर ने खुश होकर उसे 4000 का मनसब दिया और उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। परंतु व्यापार करने का उनको अधिकार कुछ ही क्षेत्रों में था, जो कि 1615 ईस्वी में टॉमस रो जब भारत आता है तो संपूर्ण भारत में व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को दिलवा दिया। उसी क्रम में 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल के हुगली में फैक्ट्री खोलने में कामयाबी मिली। वहां से उन्होंने शाह शुजा से निशान नाम का पास लिया 3000 प्रतिवार्षिक कर पे, और परंतु उसका दुरुपयोग करने की वजह से औरंगजेब ने उनको सजा दिया और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी औरंगजेब से। यहीं पे था वो पल जब अंग्रेज शांत हो गए और कमज़ोर मुगल बादशाह का इंतजार करने लगे। और कलकत्ता की स्थापना 3 गांवों को मिलाकर हुई थी, कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर। ये अक्सर पूछ देता है एग्जामों में कि कलकत्ता की स्थापना किन गांवों को मिला के हुई, तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे। और कलकत्ता की स्थापना किसने की ये भी हम ये चीज़ याद रखेंगे। 1668 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में बुरी तरह से पराजित किया तो अंग्रेज उस समय शांत बैठ गए और कमज़ोर बादशाह का इंतजार करने लगे। ये मौका अंग्रेजों को मिल गया क्योंकि फर्रुखसियर जब 1713 ईस्वी में गद्दी पे बैठा तो ये बहुत ही निकम्मा शासक था जिसको इतिहास में घृणित कायर भी कहते। तो इसने ये एक बार बीमार पड़ गया तो अंग्रेजों जार सरमन के नेतृत्व में एक संगठन मिलने गया जिसमें डॉक्टर हैमिल्टन भी। उन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया और उसे स्वस्थ कर दिया, जिससे फर्रुखसियर ने खुश होकर बहुत सारे कंपनी को छूट दे दी। उस छूट के क्रम में हम बात करते हैं, ये 3000 वार्षिक कर बंगाल पहले हुगली का क्षेत्र था, फिर इसने 3000 रुपये वार्षिक कर पे पूरे बंगाल को दे दिया कि 3000 सालाना अगर अंग्रेज मुगल बादशाह को दे देते हैं तो पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। उसी क्रम में 10,000 वार्षिक कर पे अंग्रेजों ने सूरत को व्यापार करने के लिए ले लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कंपनी द्वारा बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल राज्यों में चलाने की अनुमति मिल गई। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है। इसी आदेश को शाही फरमान बोलते हैं या अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो पूछ देता है कभी कभी कि शाही फरमान किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और एक स्वर्ण फरमान है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया है कि स्वर्ण फरमान अलग है और शाही फरमान अलग है। शाही फरमान दिया था फर्रुखसियर ने, स्वर्ण फरमान गोलकुंडा के शासक ने दिया था। ये मध्यकालीन इतिहास का भाग है। बस यहाँ पे रिमाइंड कराने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि स्वर्ण फरमान
गोलकुंडा के शासक ने दिया था और शाही फरमान देने वाला फर्रुखसियर था। और कभी कभी पूछ देता है कि फर्रुखसियर का इलाज किस डॉक्टर ने किया था, तो यहाँ पे मेंशन है डॉक्टर हैमिल्टन। इन्होंने उसका इलाज करके स्वस्थ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय फर्रुखसियर के दरबारी चिकित्सकों ने आशा छोड़ दिया था कि फर्रुखसियर अब नहीं बचेगा, परंतु हैमिल्टन के इलाज ने उसको दोबारा जन्म दे दिया। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने बहुत सारे उसको दे दिए। अब हम अंग्रेजों द्वारा बसाए गए कुछ शहरों के बारे में जान लेते हैं। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया, जिसे मद्रास को बसाने में हम फ्रांसिस डे को याद रखते हैं। पूछ देता है कि मद्रास को किसने बसाया था, तो फ्रांसिस डे ने। और मुंबई की जो कहानी है वो ये है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम से हुआ और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई को अंग्रेजों को सौंप दिया। चार्ल्स प्रथम को सौंप दिया और चार्ल्स प्रथम ने 10 पाउंड के सालाना किराया पे, एक मामूली किराए पे कंपनी को बम्बई सौंप दिया। 10 पाउंड के सालाना किराए पे चार्ल्स प्रथम ने कंपनी को बम्बई सौंप दिया और बम्बई को बसाया गेराल्ड ओंगियर ने। इस चीज को हम याद रखेंगे। जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कलकत्ता को किसने बसाया, जॉर्ज चार्नक। उसी तरह मद्रास को फ्रांसिस डे और बम्बई को गेराल्ड ओंगियर ने। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के मामूली किराए पे चार्ल्स प्रथम ने बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और 1687 ईस्वी में सूरत जो था, सूरत के जगह पे मुंबई केंद्र बन गया। 1687 से पहले तक सूरत केंद्र था व्यापार का, परंतु 1687 ईस्वी में सूरत के जगह मुंबई जो है व्यापार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ का बंदरगाह ज़्यादा डेवलप कर दिया गया और सूरत का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक एक पॉइंट को काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी तत्परता के साथ समझा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो समझने में तो वीडियो पीछे करके पुनः से उस टॉपिक को आप लोग समझ सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग अगली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।